हेलो बच्चों। आज हमारा ये कंक्रीट का तीसरा पार्ट है ये वीडियो का। तो आई आई होप आपको ये दो पार्ट कंक्रीट के पसंद आए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाटर सीमेंट रेशियो और अदर चीज़ें पढ़ेंगे जो बाकी छूट गई थी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं वाटर सीमेंट रेशियो कुछ नहीं है। इसमें बस एक छोटी सी चीज़ है कि हम सीमेंट में कितना पानी मिलाएं। वाटर सीमेंट रेशियो नाम में ही है सब कुछ। जो बीच में है सीमेंट, सीमेंट में हम कितना पानी मिलाएं कि वो बेस्ट वर्केबिलिटी और अच्छी स्ट्रेंथ दे, है ना। तो उसके लिए हम वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं। तो आइए चलते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो जैसे कि आप सब जानते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो, एक मिनट, वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर to the weight of cement used in concrete mix. Okay, is directly affect the, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को एंड वर्केबिलिटी को। ठीक है, और कंक्रीट को, इन चीज़ों को करता है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। मैंने बताया दिया कि सीमेंट में हम कितना पानी मिलाएं। यदि आपने देखा हो कि मान लो कि 100 केजी हमने सीमेंट लिया, 100 केजी सीमेंट लिया, ठीक है, 100 केजी उसमें सीमेंट लिया हमने। तो 100 केजी में कितना केजी या लीटर पानी मिलाएं कि उसमें अच्छी वर्केबिलिटी या अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी ड्यूरेबिलिटी आ जाए। तो उसके लिए यह हमारा है 100 केजी में यदि हम सीमेंट ले रहे हैं तो उसमें 38 केजी पानी चाहिए हमको उसको कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। तो डब्ल्यू डब्ल्यू सीमेंट रेशियो जो है, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो जो हो गया 38/100 हो गया। क्योंकि 38 तो हमने क्या लिया है, वेट ऑफ वाटर, है ना। वेट ऑफ वाटर हम केजी में नापेंगे और केजी और अप्रोक्स आपका लीटर समान ही होता है। वेट ऑफ सीमेंट होता है 100। तो ठीक है, ये आ गया 0.38, क्या 0.38 आपका क्या आ गया, ये वाटर सीमेंट रेशियो आ गया। ठीक है, देखो 23% पानी तो हमको चाहिए रिएक्ट करने के लिए। किसको रिएक्ट करने के लिए, बॉक कंपाउंड को, जिसको हम बोलते हैं CHS जेल। ठीक है, और 15% पानी चाहिए हमको फिल दी टिनी स्पेस वर्ड्स, वर्ड्सों के जो दो सीमेंट के पार्टिकलों के बीच में जो वर्ड रहते हैं ना, उनको, उनके बीच में पानी चाहिए। क्योंकि सीमेंट क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है, पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो जो बाहर पानी रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो बाहर का जो पानी है वो खत्म हो जाता है और अपने अंदर समा जाता है उसको। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस प्रोसेस में वो जब रिएक्शन करता है तो उसमें क्या है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के कारण वो पानी इवेपोरेट भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो। तो जो आपके बोक कंपाउंड है वो सीमेंट में जो भी थे, है ना, CHS जेल, टोरोमाइड जेल, एट्रोलाइट जेल, उनको रिएक्ट करने के लिए 23% पानी चाहिए और 15% हमारे। तो टोटल कितना होगा, 23 और 15 38%। तो ये 38% ऐसे आया, ठीक है, बिल्कुल। और 38% वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज नीड फॉर फुली हाइड्रेशन और गुड वर्केबिलिटी। 38% जो वाटर है बाय वेट ऑफ सीमेंट, ये फुली हाइड्रेशन के लिए आवश्यकता है और इससे गुड वर्केबिलिटी भी आती है। अगर आपका 100 केजी सीमेंट है तो टोटल 38 केजी पानी चाहिए। 23 का तो रिएक्शन के लिए चाहिए और 15 वॉइड्स भरने के लिए चाहिए, ये समझ गए आप। और एक्स्ट्रा इम्प्रूव वर्केबिलिटी बट रिड्यूस स्ट्रेंथ, जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो वर्केबिलिटी तो देता है लेकिन रिड्यूस स्ट्रेंथ कर देता है। ये है, कुछ कुछ ज़्यादा कुछ खास पढ़ाया नहीं है, जैसे कि पहले वाली स्लाइड में मैंने कर ही दिया है, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे भी, ठीक है, वही मैंने इसमें दे दिया है, ठीक है। चलते हैं, लो वाटर सीमेंट रेशियो जो है उसमें लेस वाटर मेक मिक्सिंग डिफिकल्ट। यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो आपका कम लेके चलते हैं आपके 35 से, तो उससे क्या होगा, ये मिक्सिंग डिफिकल्ट होगा और कंक्रीट बिकम ड्राई। कंक्रीट जो है ड्राई शो करेगा और उसमें उसके बीच में एयर गैप्स हनीकॉम्बिंग दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। हाई वाटर सीमेंट रेशियो यदि 0.6 से ज्यादा होगा, मान लीजिए, तो एक्सिस वाटर इंक्रीज पोरोसिटी, जाहिर सी बात है सीमेंट में पोरोसिटी आ जाएगी और सीमेंट पेस्ट बिकम दी थिन, सीमेंट पेस्ट पतला हो जाएगा। अब ये समझ, एक ये दो समझ गए। अब यदि लो वाटर सीमेंट रेशियो हुआ 0.4 से, तो लो वर्केबिलिटी होगी, बिल्कुल, वीक एंड ब्रिटल कंक्रीट हो जाएगा और चेंज ऑफ द सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन की कगार पर होगा, बिल्कुल। और यदि 0.6 से ज्यादा होगा हमारा वाटर सीमेंट रेशियो, तो कंक्रीट बिकम सॉफ्ट एंड लेस स्ट्रॉन्ग, कंक्रीट जो है आपकी सॉफ्ट हो जाएगी और लेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और कैपिलरी पोर्स जो है फॉर्म रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी, ओके, और चेंज ऑफ ब्लीडिंग, इससे चेंज ऑफ ब्लीडिंग की तरफ जाएगा, इधर ब्लीडिंग होगी। आइडल यदि वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 से 0.6 ही होनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट फॉर आरसीसी ओरिजिनल कंक्रीट और गुड बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी और ड्यूरेबल एंड इजी टू मिक्स। ये आपका समझ में आ गई, कुछ ज़्यादा मैंने अभी बताया नहीं है। तो अब जैसा कि हम आगे चलते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो ये इतना ये हो गया। आगे एक मिनट, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं, अब्राहम जी ने एक वाटर सीमेंट रेशियो का एक फॉर्मूला निकाला, कि अब्राहम जी ने एक फॉर्मूला क्या निकाला, द स्ट्रेंथ ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट। यदि आपकी फुली कंपैक्टेड कंक्रीट है तो वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वाटर सीमेंट रेशियो के। कहने का मतलब यह है कि जितनी वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंड करेगा सीमेंट की स्ट्रेंथ, ठीक है, ये कहा उन्होंने। तो इससे क्या है, देखो स्ट्रेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वाटर सीमेंट रेशियो के। लो वाटर सीमेंट रेशियो हाई स्ट्रेंथ और हाई सीमेंट रेशियो लो स्ट्रेंथ, ये दो ही चीज है और क्या है। सी वाटर रिड्यूस दी स्ट्रेंथ, सी वाटर जो है रिड्यूस करता है स्ट्रेंथ को फ्रॉम 10 से 20%, ओके। और वाटर सीमेंट रेशियो अलोन डज नॉट डिसाइड स्ट्रेंथ। अब देखो पुराने समय में ये डिसाइड हो गया कि स्ट्रेंथ, उन्होंने कह दिया अब्राहम जी ने कि वाटर सीमेंट रेशियो ये आपका डिसाइड करता है स्ट्रेंथ को। लेकिन धीरे धीरे जब आधुनिक समय हुआ और धीरे धीरे समय बढ़ा, फिर ये बात गलत होने साबित स्टार्ट हुई, और जिससे कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो हमें पता पड़ गया कि ये अकेला ही नहीं है, डिसाइड नहीं करता स्ट्रेंथ कंक्रीट की, ठीक है। अब वाइल water cement ratio is major factor, it is only one concrete strength also depend on। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो मेजर फैक्टर है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये अकेला ही नहीं है, ये ओनली वन नहीं है, और भी है कंक्रीट में स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए। तो सीमेंट क्वालिटी भी है आपकी, जो हाई ग्रेड सीमेंट इम्प्रूव स्ट्रेंथ करता है, ठीक है। सीमेंट क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, सीमेंट क्वालिटी नहीं तो स्ट्रेंथ कहाँ से जाएगी भाई, बिल्कुल जाहिर सी बात। एग्रीगेट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब कैसे, एंगुलर प्रॉपर्टीज मतलब, एग्रीगेट प्रॉपर्टीज मतलब वेर ग्रेडेड एंगुलर एग्रीगेट इनहेंस बॉन्डिंग, मतलब समझ रहे हो कि आपका वेल ग्रेडेड आपके कंक्रीट होने चाहिए, मतलब सभी तरह के साइज के हमारे पास एग्रीगेट होनी चाहिए, और एंगुलर भी हो तो अच्छी बात है, जिससे कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो। मिक्स प्रोपोजिशन, भाई जाहिर सी बात है बैचिंग भी हमारी अच्छी हो, बैचिंग भी तो बहुत अच्छा फैक्ट काम करता है। यदि हम बैचिंग ही उल्टी सीधी कर दें, बैचिंग क्या है भाई, हम बैचिंग हम दो प्रकार से करते हैं, वॉल्यूम और बाय वेट।
है ना। वॉल्यूम में क्या है कि हम एक वॉल्यूम, जैसे एक कटोरी चीनी ली हमने, तो वो वॉल्यूम के आधार पे एक कटोरी चीनी ली, फिर हमने एक कटोरी चीनी दी, तो लेन देन हमारे वॉल्यूम कटोरी की वॉल्यूम से हो रहा है। और वेट से, तो वेट हमारा एक्यूरेट था, और हमारा जैसे कि वॉल्यूम था वो लेस एक्यूरेट था। तो मेरे का मतलब है, हमारे कम से कम मिक्स पोजीशन भी तो होना चाहिए। बैलेंस मिक्स एश्योर ऑप्टिकल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सी। क्यूरिंग कंडीशन, क्यूरिंग कंडीशन क्या है? प्रॉपर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर बूस्ट हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ। क्या मतलब? क्यूरिंग कंडीशन, क्यूरिंग कंडीशन, क्यूरिंग कंडीशन मतलब कि भाई हमने अच्छे से सीमेंट हमारा सेट हो गया, लेकिन हम क्यूरिंग नहीं कर पा रहे। हम अच्छी तरीके से जो हमारा जो सीमेंट है हाइड्रेशन के लिए जो पानी चाहिए कम से कम, हम उसको फिल नहीं कर पा रहे, तो अच्छी तरीके से बॉक कंपाउंड नहीं बन पाएंगे, अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं हो पाएगी, अच्छी तरीके से हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। जिस कारण अच्छी तरीके से हाइड्रेशन नहीं होगा, तो फिर क्या है आपका भाई, जाहिर सी बात है, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। बिल्कुल भाई। कंपैक्शन, भाई ये तो कंपैक्शन बहुत अच्छा फैक्टर है जी। कंपैक्शन यदि 1% भी होता है तो 5% स्ट्रेंथ लॉस कर देता है, और 5% यदि हमारे एयर वॉइड हुए हमारे उसमें कंक्रीट में, तो कम से कम ये 30% आपकी स्ट्रेंथ लॉस कर देगा। इतना इम्पोर्टेंट चीज है ये, इसलिए हम कंपैक्शन करते हैं। धुरमुट से देखे होंगे आपने, धुरमुट, या आप जैसे सड़कों पे देखते होंगे, सड़क के बनाने से पहले हम रोलर चलवाते हैं, डंपर चलवाते हैं। ठीक है, कोई नहीं, अब आते हैं क्या, कंपैक्शन तो बहुत जरूरी है। फुल कंपैक्शन एलिमिनेट वॉइड एंड हनीकॉम्ब, है ना। कंपैक्शन जो है वो वॉइडो को कम करता है, और हनीकॉम्बिंग को भी ध्यान में रखता है। भाई जाहिर सी बात है। एडमिक्सचर, एडमिक्सचर तो है ही। यदि भाई बाई चांस किसी कारणवश, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 100 में से 99% ऐसे हो जाता है, लेकिन 1-2% ऐसे होते हैं कि एडमिक्सचर रह जाता है। मतलब 100 में से 99% तो हमारी सीमेंट अच्छी स्ट्रेंथ देगा, लेकिन बाई चांस किसी कारणवश उसमें कोई एडमिक्सचर या प्रॉपर्टीज इनहेंस करने के लिए, या इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, जैसे कि हम जिप्सम मिलाते हैं, या हम जैसे देख लीजिए स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या आप ये देख लीजिए कि जैसे कि बहुत सारे फैक्टर हैं, उन चीज को मद्देनजर रखते हुए हम एडमिक्सचर भी मिलाते हैं। केमिकल एडिसिव कैन इम्प्रूव स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी, वाई वाह, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। इन्वायरमेंट कंडीशन, कि देखो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इफेक्ट सेटिंग एंड क्यूरिंग। ये बात तो बहुत अच्छी बात है भाई। यदि गर्मी है, यदि हम मान लेते हैं गर्मी है, तो गर्मी में जल्दी रिएक्शन होगी, जल्दी हाइड्रेशन होगा, जल्दी पानी इवोपरेट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और ह्यूमिडिटी भी तो होनी जरूरी चाहिए बॉक कंपाउंड को रिएक्शन करने के लिए। भाई जाहिर सी बात है। कंक्रीट एज, कंक्रीट की एज भी बढ़िया होनी चाहिए, या कंक्रीट एज या सीमेंटिंग एज। देखो, स्ट्रेंथ कंक्रीज इंक्रीज ओवर टाइम, स्पेशली अप टू 28 डे। भाई एज भी डिपेंड करती है कंक्रीट की, और सीमेंट की भी एज डिपेंड करती है जो हम मिला रहे हैं। जाहिर सी बात, कोई अच्छी बात है। प्लेसमेंट टेक्निक, ठीक है, हम प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं कंक्रीट की, कोई एक प्रकार से सेग्रीगेशन तो नहीं आया, ब्लीडिंग तो नहीं आया, और हम ये देख रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। अब कुछ समय बाद ये बात धीरे धीरे साबित होने लगी, जब जाहिर सी बात है भाई इकला ही वो वाटर सीमेंट रेशियो हमारी सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो फिर आए जेल स्पेस रेशियो। अब क्या है सर जेल स्पेस रेशियो? कुछ नहीं है, देखो जेल स्पेस रेशियो जैसे वाटर सीमेंट रेशियो है, ऐसी ये आ गया जेल स्पेस रेशियो। बीच वाले को हिस्सा लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे सीमेंट के बीच में वॉइड होते हैं, जो वॉइड होते हैं, और हम ये मानते हैं कि सीमेंट के आसपास वर्डों में वहां पर पानी भी होता है। जाहिर सी बात है, पानी होता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो स्पेस में जाहिर सी बात पानी होगा, पानी होगा, और पानी के साथ रिएक्ट करने वाले सीमेंट के जो मॉलिक्यूल है, वो बनाते हैं एक प्रकार से जेल, बाइंडिंग मटेरियल। तो वह जेल स्पेस में, मतलब सीमेंट में या स्पेस में
स्पेस में कितना जेल बना पा रहे हैं, इस बात पर डिपेंडेंट है कि स्ट्रेंथ अच्छी होगी कि नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपके बॉक कंपाउंड है, बॉक कंपाउंड हमने लिया, उसमें हमने पानी मिलाया, तो पानी मिलाने के बाद ये डिपेंड करेगा कि वह पानी मिलाने के बाद कितने बॉक कंपाउंड रिएक्ट हुए, उससे कितने जेल बना उससे। तो जेल स्पेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ द volume of the hydrated cement gel to the total volume of hydrated cement paste including capillary pores। कहने का मतलब ये है बेटा, of the volume of hydrated cemented gel to the total volume of hydrated cement paste including capillary pores। why it is matters, देखो क्या मैटर्स, क्यों मैटर करता है। देखो ज्यादा हायर जेल स्पेस हो जाएगा तो इसका मतलब भाई जाहिर सी बात है ज्यादा पानी मिल जाएगा, जेल ज्यादा होगा, ज्यादा आपका जेल स्पेस ज्यादा हो जाएगा तो पोरोसिटी ज्यादा होगी, पोरोसिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी। कहने का मतलब है जितने ज्यादा जेल बनेगा, जितना ज्यादा जेल बनेगा पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, अच्छी बात है। और लोअर रेशियो होगा इंडिकेट, यदि आपकी लोअर जेल रेशियो है तो ये इंडिकेट करेगा मोर कैपिलरी पोर्स को, जाहिर सी बात है। यदि कम रहेगा आपका जेल कम बनेगा तो ये क्या कैपिलरी पोर्स को इंडेक्ट करेगा और क्या करेगा, इससे सीमेंट वीकर होगी, वीकर इसलिए होगी क्योंकि वो जेल बना ही पा रहा है नहीं है, और मोर परमेबिलिटी कंक्रीट हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये एक ग्राफ है, ये समय के अनुसार, इधर तो देखो 50 mm का क्यूब है स्ट्रेंथ उसके हिसाब से, और इधर इसकी 0.2 0.4 जेल स्पेस रेशियो है। तो जैसे जैसे जेल स्पेस रेशियो बढ़ेगा ऐसे ऐसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे जेल स्पेस बढ़ेगा, मतलब स्पेस में जेल बढ़ेगा, स्पेस में जेल का रेशियो बढ़ेगा, इतनी ही हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, ये बात तो इम्पोर्टेंट है सर। हाँ बेटा, अब देखो, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ जेल टू द वॉल्यूम, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ जेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जेल प्लस वॉल्यूम ऑफ कैपिलरी वाटर। हम ये देखना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये आपका बॉक्स है और ये आपके सीमेंट रेशियो है, ठीक है, सीमेंट के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हमने इसमें पानी मिलाया, ठीक है, अब ये पानी आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ जेल ये होगा कि ये कितने पानी के साथ ये रिएक्ट हो पा रहे हैं, जैसे कि ये रिएक्ट हो गया, ये रिएक्ट हो गया, ये रिएक्ट हो गया, रिएक्ट होने के बाद ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना, थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ये सीमेंट के जो मॉलिक्यूल है वॉल्यूम इंक्रीज करे। अच्छा, और जो सर ये तो हो गया जेल, और वॉल्यूम स्पेस, वॉल्यूम स्पेस बेटा जितना इसमें पानी है और प्लस जेल है वो दो, ठीक है सर। हम सब जानते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट 0.31 सेंटीमीटर क्यूब्स होती है पर ग्राम। मतलब यदि हम 1 ग्राम सीमेंट लेंगे तो उसमें 0.319 सेंटीमीटर क्यूब सीमेंट आएगा, बिल्कुल। यदि हम उसको हाइड्रेशन कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 2.06 टाइम्स, उसका दोगुना, कह सकते हैं हम उसके दुगने वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। मास ऑफ सीमेंट क्या है आपका, सी, ठीक है, और VW क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सेंटीमीटर क्यूब्स, ओके। वॉल्यूम ऑफ जेल क्या है, 0.319 इंटू 2.06 इंटू सी, ये हो गया। ये वॉल्यूम ऑफ जेल मतलब क्या है कि हमारे कितना जेल, कितना, पहले वॉल्यूम ऑफ जेल में, वॉल्यूम ऑफ जेल में क्या आएगा, पहले तो सीमेंट के मॉलिक्यूल आएंगे, जाहिर सी बात है सीमेंट के
सीमेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए सर जी, सीमेंट के मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसके साथ हमारा ये पानी के साथ मिल गया, पानी के साथ मिला जब तो जेल बना। तो ये कितना कितना वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है 2.06। और आपका मास ऑफ सीमेंट, ये तीन हो गए वॉल्यूम ऑफ जेल। और वॉल्यूम ऑफ स्पेस में बेटा इसमें क्या आएगा, देखो जाहिर सी बात है ड्राई सीमेंट तो आएगा ही आएगा, और इसमें क्या आएगा, सी भी आएगा, क्या मास ऑफ सीमेंट भी आएगा, और इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आएगा। भाई वाटर में कितना सीमेंट है वही तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेस। अब देखो जीएसआर, जीएसआर जो है ये है 0.319 इंटू 2.06 इंटू सी, ये हो गया अपॉन में ये, ठीक है। तो फुल सैचुरेशन, ऑल पोर्स आर फिल्ड विद वाटर। फुल सैचुरेशन का मतलब है कि आपके जितने भी पोर्स हैं वो वाटर के साथ भर चुके हैं, वो पोर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर इंक्लूड ऑल वाटर वॉल्यूम। तो ये ऑल वाटर वॉल्यूम है, ठीक है, नीचे वाला। ओके, अब आते हैं, एक चीज है ये भी समझ लेना कि, हाँ एक मिनट, मैं आगे पहुंच गया कुछ ज़्यादा ही पेज पर, तो मैं एक मिनट रुक जाता हूँ। ये हो गया, अब मैं चलते 18 पेज नंबर, 81 पेज नंबर। हाँ, तो मैंने अब ये दिखा दिया है कि आपका जेल स्पेस रेशियो कितना है, जीरो। हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पिछले में हम एक बार बता देता हूँ मैं आपको, यदि हम 0.319 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 0.319 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.06 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर सर वही आएगा जो आगे है, ठीक है। ठीक है, करके देख लेते, नहीं तो 9 ठीक है 54, 4 5 कैरी, 5 11 11 1 6 6 18, तो ठीक है। तो वही आंसर आएगा, देखो 4 आ गया ना हमारा लास्ट में, ये समझ लीजिए 4 आ गया। तो ये इतना क्या आया, 0.67 आ गया, ठीक है। 0.67 ये आपका कंप्लीट हाइड्रेशन का वो आ गया। क्या है देखो मैं बताता हूँ, इसमें क्या है, 0.319 की मल्टीप्लाई किससे की गई थी हमारी, किससे की गई, 2.06 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए जैसे कि मल्टीप्लाई कैसे करें, ऐसे ही करते हैं, देखते हैं। 0.319 कैलकुलेटर, आपके लिए कर रहा हूँ, 0.319, ठीक है, 0.319 इंटू 2.06 इंटू 2.06 मल्टीप्लाई कितना आएगा देखो, 0.6714। तो हमने लास्ट की पॉइंट के बाद की 3 डिजिट संख्या ले ली है, जाहिर सी बात है लास्ट की 3 डिजिट ले लिए तो ये आ गया, बिल्कुल सही सही बात सर, सही है ना। तो ये ऐसे आया 0.67 ऐसे आया ये, अपॉन में
0.39 सी, और W आपका W क्या है, आपका वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर्स, ठीक है। ओके, देखो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर इन ml, और सी क्या है, वेट ऑफ सीमेंट इन ग्राम, और ए क्या है, फैक्टर्स ऑफ सीमेंट दैट इज हाइड्रेटेड। आगे चलेंगे, ये तो हो गया कंप्लीट। पार्सली में क्या है, 0.65 सी, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या है, 0.39 सी, ये भी आएगा और ये भी आएगा। बस सी ए बढ़ा दिया हमने, क्या सी ए मतलब एक प्रकार का जो पार्सली हाइड्रेटेड सीमेंट होता है, हाइड्रेशन होता है। अब एक चीज और है कि हमारा जो स्ट्रेंथ आएगी कंक्रीट की, वो आएगी 240 मल्टीप्लाई एक्स क्या है हमारा, जेल स्पेस रेशियो का क्यूब। ओके, स्ट्रेंथ कितनी आएगी, 240 गुणा मल्टीप्लाई कितना, जेल स्पेस रेशियो, ठीक है। ये आपका क्या है, आ जाएगा। अब देखो एक चीज है, द रेशियो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, जो जेल स्पेस रेशियो है ये इन्फ्लुएंस करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को, वाटर परमेबिलिटी को, श्रिंकेज एंड क्रीप बिहेवियर को, ठीक है। रिलेशनशिप विद स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द पावर मॉडल, यदि स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज है तो एज स्पेस रेशियो इंक्रीज, जाहिर सी बात है। और एट जेल स्पेस रेशियो 0.6 के आसपास है तो कंक्रीट अचीव अबाउट 50% ऑफ थियोरेटिकल मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अच्छी है, ओके। और यदि एट जेल स्पेस रेशियो 0.75 है तो स्ट्रेंथ रीच, हमारी स्ट्रेंथ पहुंच गई है कंक्रीट की 90% ऑफ, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। ये आपकी जेल स्पेस रेशियो मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं, मैंने बता दिया कि किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो इन्फ्लुएंस होता है। यदि लोअर वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो हायर जेल स्पेस रेशियो होगा, और जिससे हमारी स्ट्रॉन्गर कंक्रीट होगी। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितना पानी बॉक कंपाउंड के साथ या सीमेंट के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेट हुआ, बाइंड हुआ, कंपाउंड्स हुआ, या कह सकते हैं रिएक्ट हुआ। तो फुली हाइड्रेशन इंप्रूव सेल्स फॉर्मेशन, इंक्रीज सेल स्पेस रेशियो। ओके, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा हमारा जेल, मतलब सीमेंट के मॉलिक्यूल के साथ, इतनी जेल फॉर्मेशन बनेगी, और जेल फॉर्मेशन बनेगी तो सीमेंट जेल स्पेस रेशियो बढ़ेगा। क्यूरिंग कंडीशन, प्रॉपर क्यूरिंग इंश्योर करता है हाइड्रेशन को। जाहिर सी बात है, हमें बॉक कंपाउंड का मद्देनजर रखना, ध्यान रखना पड़ता है भैया उसको प्रॉपर। आइडल रेंज, टारगेट जीएस रेशियो मतलब जेल स्पेस रेशियो, जेल स्पेस रेशियो 0.6 और हायर इज जनरली कंसीडर गुड ऑफ स्ट्रक्चर कंक्रीट, और टिपिकल 0.7 से लेकर 0.75 फॉर ड्यूरेबल हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। ओके भाई, देखो 0.6 तो हम कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए, और 0.7 के बाद हम करते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ नहीं है कि हमें कंक्रीट की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी तो पता लगानी है कि क्या स्ट्रेंथ आ रही है, जाहिर सी बात है। तो पहला उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमारी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब चलते कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग प्रोसीजर है, पहले हम लेंगे आईएस कोड के अनुसार 100 mm का क्यूब लेंगे, ठीक है। यदि हमारी एग्रीगेट का साइज 20 mm से कम है तो हम 100 mm का क्यूब बनाएंगे, और यदि हमारे एग्रीगेट का साइज 20 mm से ज्यादा है तो हम 150 mm का क्यूब्स बनाते हैं, और उनको एक खांचे में, इस खांचे में डालते हैं। खांचे में डालने के बाद ऐसा करते हैं कि सीमेंट का हम पेस्ट बनाएंगे, जाहिर सी बात है। एक प्रकार से ये एक खांचा है, ये एक सीमेंट का खांचा है,
जो 150 गुणा 150 है। ओके, अब देखो फिलिंग, इसको इसके अंदर हम जब सीमेंट फिल करेंगे तो 3 लेयर में फिल करेंगे। जाहिर सी बात है 3 लेयर में फिल करेंगे तो 150 mm का है ये, तो तीन से डिवाइड करेंगे तो मतलब 50 mm का हम ईच डालेंगे और उसको कॉम्पैक्ट करेंगे ईच लेयर को 16 mm के डाया से और 600 mm लॉन्ग टैंपिंग रोड से। जो 16 mm का डाया होगा उसका और 600 mm की लॉन्ग टैंपिंग रोड होगी। इनिशियल क्यूरिंग होगी इसकी, कीप दी मोल्यूड स्पेसिमेन फॉर 24 घंटा। उसको करने के बाद मॉल्यूड को रखने के ऐसा है कि पहले तो हमने वो खांचे में सीमेंट को, मतलब सीमेंट पेस्ट को, मतलब या कंक्रीट हमारी जो है, सीमेंट पेस्ट नहीं सॉरी, आपका कंक्रीट को उसमें डालते हैं। कंक्रीट को किस में डालते हैं? इसमें डालते हैं आपके इस खांचे में, और उसको 3 लेयर में डालते हैं। पहली लेयर डाली 50 mm की, फिर उसको कंपैक्ट करा, ठीक है, टैंपिंग रोड से, फिर 50 mm की डाला, फिर उसको टैंपिंग रोड से उसको कंप्रेस करा, कॉम्पैक्ट करा, है ना, बार बार, और फिर तिवारा डाला, फिर उसमें तिवारा डालने के बाद 600 mm की लॉन्ग टैंपिंग रोड से स्टार्ट करी। आपकी जो इनिशियल क्यूरिंग होगी, पहले क्या करना है हमें, 24 घंटे के लिए 27 +- 3 डिग्री सेल्सियस में उसको खुला छोड़ देना है, एक प्रकार से सूखने के लिए, उस पेस्ट को सूखने के लिए, कि 24 घंटे में वो सूख जाए, वो हार्डनेस उसकी बढ़ जाए। क्योंकि हमें पता है एएसटी हमारी किसी भी कंक्रीट की 30 मिनट के बाद होती है, ठीक है, और एफएसटी हमारी जैसे कि आप सब जानते हैं 600 मिनट के बाद होती है। 600 मिनट मतलब 10 घंटे के बाद। तो हम 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं कि वो अच्छे से वो हार्ड या सेट हो जाए। ओके, वाटर क्यूरिंग अब क्या है, 24 घंटे सूखने के बाद उसे खांचे में से निकालते हैं, खांचे में मतलब स्पेसिमेन मॉल्यूड में से निकालते हैं और उसको क्लीन वाटर से में रख देते हैं 28 दिनों तक, मतलब क्यूरिंग के लिए रख देते हैं 28 दिनों तक। फिर 28 दिनों के बाद उस क्यूब को निकालते हैं और सीटीएम या यूटीएम मशीन पे, मतलब कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर उसका लोड हम लगाते हैं और धीरे धीरे लोड लगाएंगे, और लोड होगा कम से कम 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, और हम ये देखेंगे कब वह फेल हो रहा है। ओके, यह चीज हमें, मतलब 3 क्यूब लेने, एक सैंपल में 3 क्यूब होंगे, जाहिर सी बात है, और राउंड ईच क्यूब स्ट्रेंथ, हमारे जो ईच क्यूब की स्ट्रेंथ है वह नियरेस्ट 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के आसपास होनी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ। मतलब तीनों की जो भी आ रही है स्ट्रेंथ, एक 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 कह सकते हैं एक सैंपल में, तो तीनों की सैंपल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ ईच इंडिविजुअल स्पेसिमेन शुड नॉट वेरी मोर देन ±15% फ्रॉम द एवरेज स्ट्रेंथ। ओके, अर्ली स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ में क्या है कि समटाइम एडिशनली क्यूब इज टेस्टेड एट द सेम डे 7 डे। कुछ कंक्रीट को हम जल्दी ही टेस्ट कर लेते हैं 7 डे के अंतराल, और उसमें उसकी जो 7 डे में जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी तो 67% ऑफ एफसी की आएगी और 99% ऑफ एफसी की आएगी 28 दिनों में। सर एफसीए की क्या है? एफसी के आपकी रेफरेंस है, रेफर का है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अच्छा सर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, सर पहली बार नाम सुनने, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बेटा आप समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। सपोज हमने 100 कंक्रीट क्यूब्स लिए और अरेंज किया उसके स्ट्रेंथ वैल्यू के आधार पर, मतलब हमने 100 कंक्रीट क्यूब लिए, हमने उनको टेस्ट करा, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है हमने देखा, उसकी इतनी है, उसकी इतनी है, उसकी इतनी है, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। कुछ क्यूब्स तो ऐसे होंगे जिनकी वह स्ट्रेंथ मिडल रेंज में ज्यादा होगी,
दिस इज कॉल्ड मेन स्ट्रेंथ। कुछ सबसे ज्यादा क्यूब ऐसे होंगे जहां सबसे ज्यादा क्यूब की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आसपास होगी। ओके। कुछ क्यूब ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ वेरी लो भी होगी और कुछ इनकी क्यूब वेरी हाई भी होगी। ओके। इफ यू ग्राफ ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देखो कुछ शायद मैंने ग्राफ भी लिया हो, ये ग्राफ है, मैंने फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ का हमने ले लिया, ठीक है, जाहिर सी बात। अब ये देखते हैं, ठीक है, कि आपके जो आपके मेन स्ट्रेंथ वाले जो सबसे ज्यादा आपके जो क्यूब है जिनकी स्ट्रेंथ आसपास है, ठीक है, उनको बोल दिया हमने मेन स्ट्रेंथ। अब क्या करते हैं, फाइंड द मीन स्ट्रेंथ ऑफ ऑल क्यूब्स। ओके। फिर कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कहने का मतलब पहले ऑल क्यूब का हमने मीन स्ट्रेंथ निकाला, जितने भी 100 है, 100 की स्ट्रेंथ को प्लस किया, अपॉन में 100 कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा मीन स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद फिर मीन स्ट्रेंथ माइनस 1.65 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ओके। M10 से M15 के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 होता है। M20 से M30 के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन 4 होता है। M30 से M60 के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होता है। M65 6 होता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपके फैक्टर हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वह शक्ति होती है जिसके नीचे केवल 5% परीक्षण परिणाम आने की संभावना होती है, और अर्थात 95% क्यूब्स की संपीड़न शक्ति इस मान से अधिक होती है। कहने का मतलब है, जैसे हमने 100 क्यूब्स लिए, तो कुछ क्यूब्स ऐसे होंगे जो मीन स्ट्रेंथ के पास होंगे, जाहिर सी बात है, और कुछ ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा लो स्ट्रेंथ दिखाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जो जिनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दिखाएगा। तो जो सबसे कम स्ट्रेंथ दिखा रहा है उनमें से 5% को हम निकाल लेते हैं 100% में से, उनको निगलेक्ट कर देते हैं, और हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये होती है कि 100 में से 95 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और कुछ मीन स्ट्रेंथ होंगे, मतलब कुछ ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा बीच में ही होंगे, उनके आसपास ही होगी उनकी स्ट्रेंथ। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वह मानी है कि जिसमें 95 जो आपके क्यूब्स हैं 100 में से, उनकी स्ट्रेंथ ली जाएगी, बाकी 5% को हटा दिया जाएगा। ये कहने का मतलब है 5% को निगलेक्ट कर दिया बस। तो वही है। अब देखो, यदि हम FM ले रहे हैं, क्या मीन स्ट्रेंथ ले रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, FCK तो आएगा ही आएगा, ये रहा FCK, और ये है FCK से यहाँ तक का है 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आ गया। तो ये कुछ ज्यादा है नहीं, बिल्कुल सेम यही है, ठीक है। मीन स्ट्रेंथ कौन सी है सर, यहां से लेके यहां तक पूरी मीन स्ट्रेंथ, और मीन स्ट्रेंथ में से लेफ्ट साइड के से जो सबसे कम आपके जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे उन 5% को निकलेक्ट कर दिया, और जो 5% निकाल दिए उसमें से जो बचे वो 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ओके, आप सब समझ गए होंगे। 3 डे में स्ट्रेंथ कंक्रीट आती है 1/2 FCK, 7 डे में 2/3 मल्टीप्लाई FCK, 14 डे में 0.9 FCK, और 28 डे में FCK, ठीक है, पूरी FCK आ जाती है। अब नेक्स्ट देखो, कुछ क्यूब्स ऐसे होते हैं कि डिपेंड करेगा कि वहां का एरिया कितना है ना। मैंने कहने का मतलब है, हम कितनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं उस हिसाब से हम कंक्रीट को टेस्ट करते हैं। यदि कम स्पेस है, कम जगह है, तो हम कम क्यूब लेंगे। यदि ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, ज़्यादा हम बहुत बड़ी
सोसाइटी या कुछ ज़्यादा बना रहे हैं, मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, ज़्यादा क्यूब यूज़ करेंगे टेस्ट करने के लिए। भाई जितनी ज़्यादा, कहने का मतलब जितना बड़ा एरिया है इतने बड़े हमें क्यूब्स लेने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा क्यूब्स लेने पड़ेंगे। ओके, 1 से लेके 5 मीटर क्यूब्स का यदि आपका कंक्रीट का वॉल्यूम है तो हमें 1 सैंपल लेते हैं। 1 सैंपल में 3 क्यूब आते हैं। ओके, यदि हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम, कहने का मतलब ये है एरिया ज़्यादा है, मतलब 6 से लेके 15 मीटर क्यूब है, तो हमें 2 सैंपल लेने पड़ेंगे, मतलब 6 क्यूब लेने पड़ेंगे स्ट्रेंथ के लिए। 16 से 30 मीटर क्यूब है हमारे कंक्रीट की वॉल्यूम, तो 3 सैंपल लेने पड़ेंगे। 31 से 50 मीटर क्यूब है तो 4 सैंपल लेने पड़ेंगे। 4 सैंपल में मतलब एक सैंपल में 3, तो 4 दिया 4, 4 3 जा 12। और 15 मीटर क्यूब से ज़्यादा होंगे तो हमें एक सैंपल पर मीटर क्यूब के साथ जोड़ देना है, मतलब 3 क्यूब पर सैंपल, मतलब एक सैंपल में 3 क्यूब जोड़ते हैं, जाहिर सी बात है, तो हमें 15 में एक सैंपल और जोड़ देंगे, 4 के साथ इसमें 5th सैंपल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी होगी कितने हमें सैंपल लेने चाहिए कंक्रीट के वॉल्यूम के आधार पर। हम ये चेक करते हैं भाई, कंक्रीट का वॉल्यूम ये डिसाइड करेगा कि कितना बड़ा एरिया है। ओके, जैसे कि मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है कि FCK विजय गिव स्ट्रेंथ वैल्यू विच ओनली 5% ऑफ क्यूब्स आर एक्सपेक्टेड टू फिल, दैट मीन्स 90%, 95% ऑफ क्यूब्स विल बी स्ट्रेंथ इक्वल टू दी मोर देन दिस वैल्यू। ओके, तो क्यूब्स और सिलेंडर में डिफरेंस क्या है? देखो, क्यूब्स तो हमारे देश में यूज किया जाता है, और सिलेंडर जो ज़्यादातर जो हम बनाते हैं वो USA में बनाते हैं। और क्यूब्स तो हमें 150 बाई 150 mm का हमने ले लिया, ये इंडिया में यूज होता है। सिलेंडर देखो 150 का डायमीटर होता है और 300 की उसकी हाइट होती है, जैसे कि इसमें है। इन दोनों को हम 28 दिनों तक क्योरिंग करने के बाद उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। हमें ये देखना है इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में आएगी। जाहिर सी बात है हमारे उसमें आएगी, हमारे इसमें क्यों आएगी? देखो क्यों आएगी, क्यूब में यदि हम को टेस्ट अप्लाई करते हैं लोड, तो उसमें स्मॉलर क्रॉस सेक्शन होता है, उसमें एरिया क्या है, थोड़ा सा स्मॉल एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसके कारण वह स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है, जिसके कारण क्या है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है। और यदि सिलेंडर टेस्ट हम कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेस मोर यूनिफॉर्मली बेटर, जिसके कारण स्ट्रक्चर बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता है। ओके, टू कंपेयर क्यूब एंड सिलेंडर स्ट्रेंथ, क्यूब में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी सिलेंडर स्ट्रेंथ के मुकाबले। असर कितनी ज़्यादा होगी? तो 1.25 होगी। अच्छा सर, जाहिर सी बात है यदि क्यूब में स्ट्रेंथ ज़्यादा है 1.25 सिलेंडर के मुकाबले, यदि हम सिलेंडर स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो उसकी 1.25 स्ट्रेंथ के ज़्यादा, 1.24 2.5 से ज़्यादा क्यूब की स्ट्रेंथ आएगी, बिल्कुल जाहिर सी बात। अब सर सिलेंडर स्ट्रेंथ कितनी आएगी? यदि हमारी क्यूब की स्ट्रेंथ आ गई बाई चांस, तो उसकी हम मल्टीप्लाई कर दें 0.8 से, तो उस हमारे सिलेंडर की स्ट्रेंथ आ जाएगी। ओके, जैसे एग्जांपल है, इफ क्यूब स्ट्रेंथ आपकी 40 MP है, हमने कोई भी क्यूब लिया उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 40 MP है। कितने का लिया? 150 वाला है, हमने क्यूब्स लिया। ठीक है, क्यूब्स लिया, उसकी स्ट्रेंथ आई 40 MP है। तो हमने क्या करा, हमें निकालना है अब क्या? सिलेंडर स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, तो सिलेंडर स्ट्रेंथ निकालने के लिए 0.8 इंटू क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी है? 40, तो हमारी सिलेंडर स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? 32 मेगा। और यदि हमारी सिलेंडर स्ट्रेंथ 32 MPa है और हमें चेक करना है कि क्यूब की कितनी आएगी, तो 1.2 की 1.25 मल्टीप्लाई कर देंगे 32, जिसकी 40 MPa हमारी स्ट्रेंथ आएगी।
ठीक है, जाहिर सी बात है, देखो क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसमें क्या है, लोड, इसमें लोड लोड हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, और इसमें हमारा ज़्यादा एरिया हो जाता है। कुछ नहीं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बस बता दिया। यदि हम 100 mm का क्यूब जब बनाते हैं, जब 20 mm का एग्रीगेट या 20 mm के कम का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, और 150 mm का क्यूब्स हम जब बनाते हैं जब हम 20 mm से ज़्यादा एग्रीगेट बनाते हैं। 150 mm का क्यूब हम प्रीफर्स करते हैं साइड पर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके, 100 mm का हम यूज करते हैं बहुत कम। ठीक है, इसमें क्या है कि हाई स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं स्ट्रेंथ बराबर लोड अपॉन एरिया होता है। जितना कम एरिया होगा इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। तो 100 mm कम हो या 150 mm, तो 100 mm कम है, जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन हम ज़्यादातर 150 mm लेते हैं। साइज एंड साइड लेंथ स्ट्रेंथ 150 mm क्यूब एफसी के। यदि हम 10 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 mm के क्यूब ले रहे हैं, तो हमारे 150 mm की जो क्यूब्स है वह उसमें 1.05 कह सकते हैं, या 5% उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी 100 mm के क्यूब में। जो 150 mm का जो क्यूब है ना, उससे हमारे 100 mm के क्यूब में 5% स्ट्रेंथ ज़्यादा जाएगी। किस में आएगी? 100 mm के क्यूब में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई देगी। कितनी ज़्यादा दिखाई देगी? 5%। किससे? 150 mm के क्यूब से। और यदि हम 15 सेंटीमीटर क्यूब्स ले रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है 150 mm का हम ले रहे हैं आपका क्यूब, तो उसकी भाई 1% होगी, मतलब जीरो ही, दोनों बराबर है तो 0%, कुछ भी नहीं हुआ। यदि हम 200 mm का क्यूब ले रहे हैं और कंपेयर करते हैं 150 mm के क्यूब से, तो 5% लेस हो जाएगा सर। अच्छे, और 300 mm का क्यूब ले रहे हैं और यदि हम 150 mm की कंपेरिजन कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 13 से 15% हमारा लेस हो जाता है। ओके, नाइस नाइस नाइस। दूसरा है आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में जो दूसरा टेस्ट हम करते हैं, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटा कुछ नहीं है, ये जैसे कि ये हमने लिया है ना, लिया, इसके ऊपर हमने एक मशीन है, बस लोड लगाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कोई क्या है, जैसे ये दो चीज़ें, इसके ऊपर हमने कंक्रीट के इस ब्लॉक को रखा और इसके ऊपर इसके बीच में पॉइंट लोड लगाने की कोशिश करी। पॉइंट लोड लगाया तो बीच में से ऐसे होगा, जिस कारण ये टूटेगा, और टूटने के कारण ये ऐसे यहाँ पर दिखा रहा है रेप्शन। आइए चेक करते हैं। चेक क्या, हम बताते हैं। फ्लेक्सल टेक्सटाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आल्सो नोन एज द मॉडुलस ऑफ रैप्चर। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ रैप्चर भी बोलते हैं। यह हमें बताता है कि हमारी कंक्रीट कितनी बेंडिंग स्ट्रेंथ को रेसिस्टेट कर देती है, कितनी उसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, कितना वो झेल सकता है बेंडिंग को, कितना वो लोड को झेल सकता है। ओके, एज पर 4:5:6 फ्लेक्सुअल टेक्सटाइल स्ट्रेंथ FCR का फॉर्मूला क्या है? FCR 0.7 इंटू अंडर रूट में FC के न्यूटन पर mm स्क्वायर है। सर FC के वही है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन MPa। ओके, क्या करते हैं सर, यदि हम आपका सीमेंट, ये जो कंक्रीट का ब्लॉक बना रहे हैं, यदि हम बना रहे हैं 150 बाई 150 बाई 700 का, तो उसमें एग्रीगेट का साइज 38 mm से ज़्यादा का होगा। और यदि 19 mm से कम का यदि हम बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें 100 mm इंटू 100 mm और इंटू 500 mm का ब्लॉक होगा। ओके, टैंपिंग बार जो होगी, जो हम जिससे हम उसको कंप्रेस करेंगे या कंपैक्शन करेंगे या उसको बार बार उसको फिल करेंगे, तो वो 400 mm की लेंथ होती है उसकी, 2 kg का वेट होता है और 25 बाई 25 mm के उसकी सेक्शन होता है। फ्लेक्सुअल टेस्ट मशीन जो है, देखो स्टील रोलर, स्टील के जो रोलर है वो 38 mm डाया के होते हैं। ये जो रोलर है ये 38 mm डाया के होते हैं।
सपोर्ट रोलर स्पेसिंग, यदि हम 600 mm का, जाहिर सी बात है हम 50 mm इधर से छोड़ते हैं। देखो यदि कोई हमने ये लिया तो हम इधर से 50 mm छोड़ेंगे और इधर से 50 mm छोड़ेंगे। इधर से 50 mm छोड़ा तो ये यदि 700 का है, इधर से 50 mm छोड़ दिए, इधर से 50 mm छोड़ दिए, तो कितना बचे? तो 600। तो 600 mm यहाँ से लेके यहाँ तक 600 mm, तो ये आपका होगा 150 mm स्पेसिमेन के लिए। ओके। और 400 mm होगा 100 mm की स्पेसिमेन के लिए। ओके। 9 कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं, लोड टेस्ट करना है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, बस मैंने इसमें लिख दिया है। ओके। बेंडिंग स्टैंड है इसमें, SFD BMD आ गया है। ठीक है, ये इसमें मैंने लिख दिया है। ठीक है, वो क्रैक्स के आधार पर है, फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं तो इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, मैंने इसमें ज़्यादा लिख दिया है। तीसरा टेस्ट है आपका स्प्लिंट टेक्सटाइल टेस्ट। स्प्लिंट टेक्सटाइल टेस्ट इसमें बेटा हम ये देखते हैं एक प्रकार से कि हमने कंप्रेस कर लिया, क्या कंप्रेस कर लिया हमने उसको, कंक्रीट को, हमने सर उसको बेंडिंग स्ट्रेस चेक कर लिया। अब हम टेंशन भी चेक करना चाहते हैं, कंप्रेस कर लिया है ना। अब हम उसकी एक प्रकार से टेंस स्प्लिट देखना चाह रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी देखना चाह रहे हैं। आइए चेक करते हैं। इसमें क्या है, सीमेंट के सिलेंडर को बनाते हैं 150 डाया का, 300 mm लेंथ, और उसको इसके बीच में रखा जाता है। ठीक है, और ये यदि जैसे कि फोटो में दिखाया मैंने, उसमें रैप्चर हो जाता है, ऐसे रैप्चर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ आती है हमारे डायरेक्ट टेंसाइल में आती है, उससे ज़्यादा आती है स्प्लिट टेंसाइल में, उससे ज़्यादा आती है फ्लेक्सुअल टेंसाइल में, और सबसे ज़्यादा जो आपकी स्ट्रेंथ मिलती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और उससे ज़्यादा आपकी कंप्रेसिव में स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ओके। जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर प्रभाव डालते हैं? देखो साइज, साइज तो है ही, 100 mm का है, 150 mm का, 200 mm का, जो जाहिर सी बात। मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर यदि मतलब ड्राई कंडीशन है या एग्जिट वाटर है, ठीक है, यदि ज़्यादा पानी मिला देंगे तो दिक्कत, कम पानी मिला देंगे तो दिक्कत। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आपके अ, एक मिनट भाई, मिस्टेक। हाँ, तीसरा क्या है आपका? एयर वर्ड्स, एयर वर्ड्स पे भी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, रेट ऑफ लोडिंग, लोडिंग पर भी डिपेंड करती है, एज ऑफ सीमेंट, सीमेंट पे भी, और डिग्री और कंपैक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं। सेवेंथ क्या है हमारा? टाइप ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करती है कंक्रीट की स्ट्रेंथ, है ना। वाटर सीमेंट रेशियो, क्यूरिंग टाइम, मिक्स डिजाइन, इन सब पे हमारी डिपेंड करती है। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। अब आते हैं टेस्ट हमारे नॉन डिस आपके नॉन एनडीटी, एनडीटी टेस्ट। सर एनडीटी टेस्ट कौन से होते हैं? देखो, जैसे हम अल्ट्रासाउंड, एक्सरे चेक करते हैं, ऐसे ही हमारा ये कंक्रीट को हम बाहर से ही, बिना उसके कोई छेड़खानी के बिना ही उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, जिसे स्मिथ हैमर भी बोलते हैं। मेजर सरफेस हार्डनेस, गिव एन एस्टिमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्यूक एंड पोर्टिकल। कुछ नहीं है, जैसे कि ये ऐसा होता है कुछ, ये ऐसा होता है, बस कंक्रीट के बाहर लगाते हैं,
पता पड़ जाता है। ठीक है, आज चलो चलते हैं, एनडीटीवी टेस्ट होते हैं जो, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में जानने के लिए। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहीं अंत कर देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं चाहते ज़्यादा बड़ी हो, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट पढ़ते हैं, ठीक है, इसका आगे का हिस्सा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, ठीक है।